जो दुश्मन ने नहीं सोचा, दुश्मन देश ने, अगर वो आप पहले से ही सोच लो कि उसके पास क्या क्षमता है और कैसे वो नुकसान पहुंचा सकता है, इसको हम कहते हैं देश की सिक्योरिटी मैट्रिक्स। और आप जरूरी काम, जरूरी एक्शंस भी टाइमली ले लो, तो समझना तब राष्ट्र की सुरक्षा आपके हाथ में होनी चाहिए। ये कहना था चाणक्य का एंशिएंट टाइम में। तो रिसेंटली हमारे जनरल अनिल चौहान सीडीएस, उनका कहना था कि जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने देखा चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश में एक एक्सेस बन रही है, वो डेफिनेटली इंडिया के लिए एक स्ट्रेटेजिक कंसर्न है, सुरक्षा के लिए, स्टेबिलिटी के लिए कंसर्न है। तो यहां पर कनेक्ट करते हैं चाणक्य का मंडल सिद्धांत। देखिए, मंडल का मतलब होता है कंसेंट्रिक सर्कल्स। मैं इस रेफरेंस से आपको समझाता हूं। चाणक्य का कहना था कि कंसिडर करो कि तुम इस सर्कल के बीच में हो। चाणक्य ने कहा कि किंग यू शुड बी विजिगिशु। विजिगिशु का मतलब होता है एक पैशनेट पर्सन, पैशनेट किंग, जो अपने देश की ताकत को बढ़ाना चाहता है। उससे कहा कि जो तुम्हारा पड़ोसी होगा उसके साथ तुम्हारे ज्योग्राफिकल राइवलरीज होंगे, क्योंकि जैसे ही तुम अपनी ताकत को बढ़ाओगे दूसरा तुम्हारी ताकत को कम करना चाहेगा, उसको लगेगा मैं इनसिक्योर हो रहा हूं। तो यानी कि अगर इंडिया का पड़ोसी पाकिस्तान है तो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर इश्यूज हैं हमारे, दूसरा पड़ोसी चाइना है, उसके साथ बॉर्डर इश्यूज हैं। तो चाणक्य ने कहा तुम्हारे दोनों दुश्मन दोस्त होंगे और वो स्ट्रेटेजाइज करेंगे, तो फिर तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम उनके पड़ोसी को देखो। जैसे चाइना का पड़ोसी जापान, जापान और चाइना के बीच में विवाद है सेनकाकू डियायू आइलैंड्स को लेकर ईस्ट चाइना सी में। पाकिस्तान के पड़ोसी को देखो, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में जो पाश्तून्स हैं, इवन तालिबान के अंदर करीब 40% के आसपास पाश्तून सोल्जर्स, उनका अभी भी सपना है पाश्तूनिस्तान। लेकिन अगर पाश्तूनिस्तान बना तो जाएगा 1/3 पाकिस्तान। तो यानी कि भाई तालिबान के साथ भी बातचीत रखनी पड़ेगी। अफगानिस्तान में जो भी सरकार बनाए उसके साथ क्लोज रिलेशंस रखो। अब समझते हैं इस डायनेमिक्स में इनको हमें मैनेज कैसे करना है और आगे क्या क्या चैलेंजेस आने वाले हैं। रिसेंटली हमने देखा चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये क्लोज आ रहे हैं। जैसे बांग्लादेश से मोहम्मद यूनुस जाते हैं चाइना में, और बांग्लादेश से वो कहते हैं कि अल्टीमेटली जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है ना, वो तो लैंडलॉक्ड है इंडिया का, और इस बे ऑफ बंगाल में, उस रीजन में असली पावर तो बांग्लादेश ही है। बांग्लादेश के एक जनरल कह रहे थे ऑपरेशन सिंदूर से पहले कि अगर अटैक हुआ इंडिया की तरफ से पाकिस्तान पर तो नॉर्थ ईस्ट रीजन को कट ऑफ कर देंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो चिकन नेक कॉरिडोर है वो इंडिया की वीकनेस मान रहे हैं। तो यानी कि कोई ना कोई अल्टरनेटिव तो ढूंढना पड़ेगा। अभी तक हम शेख हसीना जी के टाइम पर बांग्लादेश के साथ रिलेशंस को क्लोज रखकर और ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स चलाकर हम सोच रहे थे कि ये स्ट्रेटजी हम बैलेंस कर लेंगे, चाइना का जो डिटरेंस है हम बैलेंस कर लेंगे। लेकिन अभी कुछ और हो रहा है। चाइना भी ऐसे मैसेजिंग दे रहा है कि अल्टीमेटली दे हैव आयरन क्लैड फ्रेंडशिप विद पाकिस्तान। ये है वो इंडो पैसिफिक रीजन जिसको यूएसए चाहता है कि भाई यहाँ पर फ्री एंड ओपन सी की तरह रहे, और यहाँ पर जो चाइना है उसको काउंटर बैलेंस करना पड़ेगा। चाइना इस एरिया से लैंडलॉक्ड है, ये साउथ चाइना सी के थ्रू उसका मेजर ट्रेड होता है। तो इस रीजन में मेजर पावर कौन है? इंडिया है। तो इंडिया के साथ अगर वो रहेगा, जैसे कि क्वाड में इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए, तो काउंटर बैलेंस कर पाएगा। बट इंडिया सीम्स टू बी शाइंग अवे फ्रॉम डिक्लेयरिंग क्वाड एज मिलिट्री कोऑपरेशन। कारण क्योंकि हम नहीं चाहते कि इस मिलिट्री कोऑपरेशन के चक्कर में वो हमारा इस्तेमाल करे चाइना को काउंटर बैलेंस करने में, और वो कुछ मेजर कॉन्फ्लिक्ट हो जिससे कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी, जिसका टारगेट हमारा 2047 तक का है कि वी हैव टू अचीव, तो कहीं वो बैकफुट पर ना चले जाए। लेकिन कम से कम एक चीज़ फायदे की है कि अगर चाइना ने पाकिस्तान, बांग्लादेश के साथ मिलकर 3 फ्रंट वॉर किया तो वो ऑप्शन हमारे लिए ओपन है। उस ऑप्शन पर हम प्रोएक्टिवली फिर काम करेंगे। फिर हम इस बैलेंस को छोड़कर फिर हम एक स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट ही करेंगे, राइट। चाइना का जो एटीट्यूड हमें दिख रहा है वो देखिए क्या दिख रहा है। चाइना कह रहा है कि एक्चुअली एलओसी को लेकर जो इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम हो रही है, ऐसी प्रॉब्लम इंडिया से एलएसी की तरफ चाइना झेलता है। ये चाइना के बयान है। अब भाई चाइना कैसे झेल रहा है? यहाँ पर आप देख रहे हैं दौलत ओल्डी बेग, ये क्रिटिकल लोकेशन है। यहाँ पर हम अब मतलब एग्जाम्पल देता हूँ, गालवान के टाइम पर करीब 13 आपके प्रोजेक्ट थे इंफ्रास्ट्रक्चर जो इस रीजन में चल रहे थे। तो चाइना ने जैसे ही गालवान, पैंगोंग त्सो लेक, इस पर अपने आप को आगे बढ़ाया और फिर कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो उसके बाद चाइना ने सोचा कि ऐसा ही होगा जैसे पहले होता था, यानी कि इंडिया टेंशंस को डेस्केलेट करने के लिए
यहां पर अपनी एंगेजमेंट को डिक्रीज करता था कई बार कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जिस पर वो कंफ्यूजन कहता था कि नहीं ये टेरिटरी हमारी हो सकती है, तो अभी आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को आगे ना बढ़ाइए, अभी इस पर बातचीत होगी। तो इस चक्कर में हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स स्टॉल रहते थे, जिससे कि हमारी सेना को इन एरियाज में ऑपरेशनल एडवांटेज लेने में मुश्किल होती थी। लेकिन इंडिया ने इस बार ऐसा नहीं करा, 13 से बढ़ाकर 54 कर दिया, यानी कि 54 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कर दिए। तो चाइना कह रहा है नो, दिस इज नॉट सोल्यूशन वाला एटीट्यूड, आप जो है एस्केलेट कर रहे हो टेंशन, ऐसे ही आप पाकिस्तान के साथ एस्केलेट कर रहे हो। प्लस अब ये जो वॉर हुआ, इस मतलब वॉर तो नहीं, शॉर्ट ऑफ वॉर लग रहा था, वॉर कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो इस कॉन्फ्लिक्ट में चाइना की जो वेपनरी है वो भी टेस्ट हुई। जैसे आपको याद है इनका एयर डिफेंस सिस्टम चाइना ने जो पाकिस्तान को गिफ्ट किया था, इट वाज अ फेलियर। प्लस एयर सुपीरियरिटी के लिए जो वो सप्लाई कर रहा है जेट्स, तो उसका भी टेस्ट हुआ। क्योंकि देखो चाइना को अब जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उसमें वेस्ट को टक्कर देनी है। लेकिन एग्जांपल देता हूं, जैसे फ्रांस अपने राफेल को बेच पाता है दुनिया में जगह जगह, क्योंकि फ्रांस कहता है भाई मेरे जो राफेल हैं, भले ही आप 4.5 जनरेशन में इसको मान रहे हैं, और वो है भी, लेकिन उसके पास एक्सपीरियंस है, कॉम्बैट एक्सपीरियंस है अफगानिस्तान में, इराक में, माली में, तो ऐसे में यू कैन परचेज इट। बट क्या ऐसा चाइना के J20 के पास है जो 5th जनरेशन है? आंसर इज नो, चाइना के पास वो एक्सपीरियंस नहीं है। तो चाइना कह रहा है कि क्यों ना, अब जब ये राइवलरी चली रही है तो बीच में अगर पाकिस्तान के साथ एक सही डील मिल जाती है और पाकिस्तान को दे देते हैं, तो ऐसे में कम से कम टेस्टिंग हो जाएगी, टेस्टिंग हो जाएगा तो फिर इसमें इंप्रूवमेंट कर लेंगे, रिसर्च का डेटा मिल जाएगा, और उसके बाद फिर अपनी इंडस्ट्री को एक्सपेंड कर पाएंगे। तो ऐसे भी वो इस राइवलरी का फायदा उठाना चाह रहा है। नाउ अब स्ट्रेटेजिक गोल क्या होने चाहिए? तो बीजिंग का कहना है कि देखो हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो ये है कि हम नेट एक्सपोर्टर बनना चाह रहे हैं मिलिट्री एस्पेक्ट में। कारण, क्योंकि पहले वो केवल इकोनॉमी पर फोकस कर रहा था, लेकिन उसको समझ में आ गया कि इकोनॉमी को एक बियॉन्ड पॉइंट अगर एक्सपेंड करना है तो उसके लिए मिलिट्री पावर भी होनी चाहिए। आप कहेंगे मतलब, देखो एक तो वेपन्स को बेचकर तो पैसा आता ही है, प्लस आप जब वेपन्स की डील दूसरे के फेवर में उसको शो करते हैं, तो ऐसे में आप उसके दूसरे सेक्टर्स में, चाहे माइनिंग हो, अदर सेक्टर्स हैं, तो उसमें भी आप एक्सेस ले सकते हैं फेवरेबल टर्म्स पर। जैसे ये सेम फॉर्मूला है जो यूएसए भी इस्तेमाल करता आया है। अब इस चार्ट के थ्रू आपको पता लगेगा कि देखिए बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, जो हमारे सारे पड़ोसी हैं, उनको ये मतलब ऑलरेडी अपना कस्टमर बना चुका है। तो इंडिया के लिए एक चैलेंज यहाँ पर है ही। जैसे पाकिस्तान को J-10C फाइटर, JF-17 फाइटर्स ये प्रोवाइड कर ही रहा है। तो कहने का मतलब है कि पाकिस्तान की एयर और नेवल दोनों स्ट्रेंथ को बढ़ाने में इस समय चाइना हेल्प कर रहा है, फ्रिगेट्स दे रहा है, सबमरीन्स दे रहा है। ऐसी बांग्लादेश को देखिए, फ्रिगेट्स दे रहा है, एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम दे रहा है, नेवल पावर को उसकी बढ़ाना चाह रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वो इनको एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप में रखना चाहता है, जिससे कि इस क्लाइंट की डिपेंडेंसी चाइना पर बनी रहे। कारण, एक बार वेपन लिया है, बाद में स्पेयर पार्ट्स भी तो लोगे, और अल्टीमेटली ये हेल्प करेगा उसको स्ट्रिंग ऑफ पल्स थियरी में। स्ट्रिंग ऑफ पल्स समझते हो? इसका मतलब होता है, मैं एग्जाम यहाँ से शो करता हूँ आपको, ये रहे स्ट्रिंग ऑफ पल्स। जैसे बांग्लादेश में यहाँ पर चित्तागोंग, फिर हम्बन टोटा श्रीलंका, फिर मालदीव्स में मराव, और ये जिबोती, ये मतलब वो पोर्ट्स हैं जो डायरेक्टली चाइना को, इंडिया को काउंटर करने के पॉइंट्स दे रहे हैं, चोक पॉइंट्स दे रहे हैं। यहाँ पर वो दो स्ट्रेटजी का इस्तेमाल कर सकता है इन टाइम्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। एक होती है एरिया डिनायल, यानी कि अगर आपका कमर्शियल ट्रेड रूट यहाँ पर है, या फिर आपके वेपन्स यहाँ से होकर गुजर रहे हैं, आपकी नेवल स्ट्रेंथ यहाँ पर है, पेट्रोलिंग आप कर रहे हो, तो वहाँ पर एरिया डिनायल। तो एरिया डिनायल भी हो सकता है और आप पर अटैक भी हो सकता है। तो डुअल यूज के लिए इनका इस्तेमाल हो सकता है। दैट इज इंडियाज कंसर्न। ग्वादार, समझ लीजिए कि इन सभी पर्ल्स में सबसे इंपॉर्टेंट चाइना के लिए ग्वादार है, क्योंकि चाइना को डायरेक्ट अल्टीमेटली समझ लीजिए कि चाइना अभी डिपेंडेंट है साउथ चाइना सी वाले एरिया पर या ईस्ट चाइना सी पर, लेकिन अगर उसको अफ्रीका के साथ ट्रेड करना है या मेडिटेरियन में ट्रेड करना है, तो भाई इसके थ्रू अगर आपको जाना है तो आपको साउथ चाइना सी से होकर जाना पड़ेगा। लेकिन वहाँ पर है मलक्का स्ट्रेट, जो अपने आप में एक स्ट्रेटजिक चैलेंज भी है, क्योंकि जो इंडोनेशिया है उसके ऊपर सबांग जो रीजन है वहाँ पर हम पोर्ट बना रहे हैं, प्लस अंडमान निकोबार आइलैंड, उस पर हमारी ट्राइलेटरल कमांड है, तीनों फोर्सेस मौजूद हैं। तो चाइना कह रहा है ठीक है हम ये एक्सेस करते हैं, बीजिंग, शंघाई, जियान, इससे कनेक्ट करेंगे कासगर को, कासगर से फिर कनेक्ट करेंगे इस्लामाबाद, वही चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और फिर फाइनली ग्वादार से होते हुए फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू ये मेडिटेरियन में जोड़ना चाह रहे हैं। तो ग्वादार जो है एक तरीके से क्रिटिकल एनर्जी रूट भी इनका बना रहेगा और व्यापार का रूट भी बना रहेगा। ये जो मलक्का स्ट्रेट वाली बात है ना, ये शी जिनपिंग से पहले जो इनके लीडर हुए, प्रेसिडेंट हुए, हु जिनताओ, उन्होंने कहा था कि मलक्का डिलेमा का सॉल्यूशन ढूंढना है। ऐसा लगता है कि मतलब
शी जिनपिंग ने इसको एक मिशन बना लिया और उसके बाद चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो शी जिनपिंग के टाइम पर एक्सपेंड हुआ, उसमें वो वही करना चाह रहे हैं। फिर ये मोंगला पोर्ट और चट्टोग्राम, एक्चुअली इंडिया ये प्लान करता था कि बांग्लादेश के साथ जब रिलेशंस और अच्छे थे हमारे, मतलब शेख हसीना के टाइम पर, कि हम इस पोर्ट का इस्तेमाल इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन के साथ कनेक्ट करने में करेंगे। मोंगला पोर्ट अनदर इंपॉर्टेंट पोर्ट, इसका भी इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हमारा कोलकाता है, लेकिन अभी तो हालात ऐसे लग रहे हैं कि इन पोर्ट्स का फेवरेबल एक्सेस पाकिस्तान को मिल रहा है, जिसमें सिक्योरिटी चेक्स में भी रिलैक्सेशन है। सिक्योरिटी चेक्स में रिलैक्सेशन का मतलब है इस रीजन का में एक्सेस आईएसआई और इन्फिल्ट्रेशन ऑफ टेररिस्ट, और अल्टीमेटली फिर हमारे यहाँ पर इंसर्जेंसी जो करते हैं ग्रुप्स, उनको सपोर्ट करने में किया जा सकता है। प्लस जो पीपल्स, जो इनकी लिबरेशन नेवी है और इनकी आर्मी है, तो अल्टीमेटली वो इन पोर्ट्स का डुअल यूज़ कर सकती है, इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए कर सकती है, मॉनिटर कर सकती है, एंटी एक्सेस एरिया डिनाइल स्ट्रेटजी का इस्तेमाल कर सकती है। तो पॉइंट ये है कि अगर ये 3 फ्रंट वॉर हुआ, मतलब एक हाइपोथेसिस है, तो ऐसे में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। एक तो वास्ट थ्रेट होगा आर्मी फ्रंट पर भी हमारे साथ, और देखिए चाणक्य ने भी ये कहा था कि अगर 2 फ्रंट पर वॉर हो तो एक फ्रंट पर अपनी ट्रीटी बना लो, उसके साथ शांति समझौता कर लो। लेकिन मुद्दा ये है कि अगर चाइना को देखें, पाकिस्तान को देखें और इधर बांग्लादेश, तो तीनों के साथ इस समय कन्फ्लिक्चुअल रिलेशन है। तो अगर वॉर हुआ तो किसके साथ किस कंडीशन पर ट्रीटी बनेगी, तो चाणक्य की स्ट्रेटजी लगेगी कैसे। तो इसमें बीच का रास्ता दिखता है कि बांग्लादेश कैन बी न्यूट्रलाइज्ड, क्योंकि देखो बांग्लादेश के साथ ऐसे बॉर्डर इश्यूज नहीं हैं, वो तो पॉलिटिकल इशू है कि अभी शेख हसीना गई और नई सरकार आई और उनका कहना है कि शेख हसीना को इंडिया सपोर्ट कर रहा था और फाइनली असाइलम वाला जो आरोप इनका है। लेकिन पाकिस्तान और चाइना, क्या इन दोनों में से भी किसी के साथ ऐसा किया जा सकता है? तो देयर आर एनालिस्ट हु से, देखो चाइना को इंडिया की मार्केट का एक्सेस चाहिए, पाकिस्तान का एक्सेस चाहिए सीपैक के थ्रू, लेकिन पॉइंट ये है कि अगर इंडिया और मतलब अगर चाइना की ज़रूरत की बात करें तो चाइना चाहेगा कि यार पाकिस्तान को मैनेज करके हम अपने इस एरिया में पीस लाना चाहेंगे, जैसा कि चाइना प्रोजेक्ट करता है। क्योंकि अगर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर फुल्ली फंक्शनल होने से पहले ही बर्बाद हो गया तो चाइना के लिए केवल इन्वेस्टमेंट का नुकसान नहीं है, उसके लिए वो स्ट्रेटजिक अपॉर्चुनिटी भी है कि वो काउंटर करना चाहता है यूएस और वेस्ट की इकोनॉमिक डोमिनेंस को, और उसके लिए उसको चाहिए एक्सेस। तो मतलब वो भी एक एंगल है जो वर्थ एक्सप्लोरिंग है। लद्दाख में हमारी डिफेंसेस को और अक्साई चिन में एक मेजर चैलेंज यहाँ पर मिल सकता है, क्योंकि वो यहाँ पर लॉन्ग रेंज आर्टिलरी का इस्तेमाल कर सकता है, रॉकेट लॉन्चर्स का इस्तेमाल कर सकता है। फिर ऐसे ही पाकिस्तान की साइड से वो स्पेशल जो सर्विस ग्रुप है इनका, उनका इन्फिल्ट्रेट कर सकता है, अल खालिद उनके जो टैंक हैं उनका इस्तेमाल कर सकता है इन दिस रीजन, जम्मू एंड पंजाब, इन 2 रीजन में। बांग्लादेश जो है हमारे ईस्टर्न फ्रंट पर प्रेशर क्रिएट कर सकता है। जो हमारी कमांड है यहाँ पर, ये कोलकाता में हमारी ईस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर, तो इट इज़ गोइंग, मतलब ये कमांड एक्चुअली हैंडल करेगी फ्रॉम व्हेन इट कम्स टू प्रेशर फ्रॉम बांग्लादेश। ईस्टर्न डिवीजन और में जो हमारी लॉजिस्टिक्स हैं उस पर प्रेशर क्रिएट करके, मतलब वो रिसोर्सेज को बांटना चाहेगा। उधर J20 है और इधर पाकिस्तान का J10C है, तो J20 का एक्सेस भी इनको मिल सकता है। लेकिन मैंने अभी आपको बताया था कि J20 चेंगडू 5th जनरेशन है, लेकिन इसके पास जो फाइटिंग एक्सपीरियंस है नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास अफगानिस्तान, लीबिया, माली, यहाँ पर फ्रांस ने इसका इस्तेमाल किया है, तो इस वजह से इट इज़ मोर सोफिस्टिकेटेड इन टर्म्स ऑफ टेस्ट। क्योंकि देखो ऐसी मशीनरीज में आपको रेगुलर अपडेशंस भी करने पड़ते हैं, मॉडरेशंस करने पड़ सकते हैं, प्लस विश्वास भी तो होता है ना। तो राफेल यू कैन से, अगर हम 5th जनरेशन पे जाना पड़ेगा क्या, 5th जनरेशन पे जाना पड़ेगा, बट राफेल इज हैविंग एडवांटेज फॉर इंडिया, बट इंडिया नीड टू कीप अप विद दिस रेस, क्योंकि 5th जनरेशन से रेस में करना है तो हमें अपने जो प्रोजेक्ट है उस पर काम करते रहना पड़ेगा। खैर, ड्रोन वॉरफेयर कैपेबिलिटी में वो जो चाइना के पास है वो विंग लूम 2 है, और यहाँ पर वो बख्तियार का इस्तेमाल कर सकता है। अभी तो मैं अपडेट्स दे रहा हूँ आपको कि क्या क्या हाइपोथेसिस में हो सकता है, लेकिन मेन फोकस हमारा ये है कि हमें काउंटर में क्या करना पड़ेगा, दैट इज मंडला 2.0। तो ये इनका सर्वेलेंस कॉम्बैट ड्रोन है, मतलब ये इंफॉर्मेशन गैदर भी कर सकता है, और करीब $1 से $2 मिलियन का एक आता है, मतलब डिपेंडिंग ऑन द वेराइटीज़, और 20 घंटे तक का इसका मतलब टाइमलाइन है कि इट कैन डू द वर्क। मोंगला ये होस्ट बन सकते हैं, डिसरप्ट कर सकते हैं, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस क्रिएट कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली फिर हमें क्या करना पड़ेगा, मतलब इन पोर्ट्स का एक्सेस करके वो हमारे ईस्टर्न फ्रंट पर ये इश्यूज क्रिएट कर सकता है। तो देखो सबसे पहले तो जापान के साथ हमें
अपनी स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट और क्लोज करनी पड़ेगी। जापान उस फेज में है जब वो अपनी डिफेंस पर ज़्यादा खर्चा कर रहा है। जापान अब यूएसए के सिक्योरिटी अम्ब्रेला से बाहर आकर इंडिपेंडेंट होना चाहता है, बिकॉज व्हाट हैपेंड विद यूक्रेन। तो जापान को पूरा आइडिया है अगर चाइना और यूएसए के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो जापान कैन नॉट रिलाई टोटली ऑन यूएसए। तो अगर जापान के अंदर भी इनसिक्योरिटी है तो वी कैन टेक बेनिफिट ऑफ दिस, कि हम उसको मित्रा यानी कि उसके साथ संधि बना सकते हैं। तो हमें स्ट्रॉन्ग अलायंस बिल्ड करनी पड़ेगी कुल मिलाकर जापान के साथ भी, अफगानिस्तान में तालिबान के पास साथ भी, क्योंकि उसको इन्वेस्टमेंट चाहिए। बट वी कैन नॉट रिलाई ऑन तालिबान, वी नीड टू रिलाई ऑन द नीड ऑफ तालिबान फॉर टाइम बीइंग, क्योंकि हमें वहाँ पर साथ साथ में ईरान के साथ भी एक्सेस लेना पड़ेगा, क्योंकि ईरान अफगानिस्तान दोनों के बॉर्डर हैं पाकिस्तान के साथ, और ईरान का भी प्रॉब्लम है पाकिस्तान के साथ, क्योंकि ईरान को लगता है कि बलूचिस्तान वाले रीजन में कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जो पाकिस्तान समर्थित हैं, और जो सिस्तान बलूचिस्तान रीजन है, जो ईरान का रीजन है, उसमें इंस्टेबिलिटी क्रिएट करते हैं। खैर, रशिया हमारे लिए स्ट्रेटेजिक हो सकता है, कारण देखो अभी तो रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, तो इसमें रशिया को ज़रूरत है, मतलब एज अ सीनियर पार्टनर इवन चाइना की, क्योंकि चाइना इतना बड़ा कंज्यूमर भी है, प्लस उसको इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करता है। जो सैंक्शंस है, सैंक्शन को बाईपास करने के तरीके भी चाइना के थ्रू ही रशिया यूज़ कर रहा है। लेकिन बात यह है कि चाइना का एम्बिशन नॉर्थ भी है, मतलब ये नॉर्थ पोल वाला एरिया भी है, तो आर्कटिक भी है। तो रशिया को लगता है कि ओवर असर्टिव चाइना इन दिस रीजन इज नॉट मतलब गुड फॉर रशिया। तो अगर रशिया को भी लगता है कि यार चाइना को ओवर असर्टिव होने से रशिया को भी लॉन्ग टर्म नुकसान होगा, तो भाई ये तो बात अच्छी है ना। मतलब इस मामले में हम रशिया को अपने साथ ला सकते हैं। जैसे एक बार हमने फ्रेंडशिप ट्रीटी करी थी 1971 से पहले, तो ऐसी फ्रेंडशिप ट्रीटी अगर रशिया के साथ हो जाए तो ऐसे में वो चाइना पर एक ज़रूर प्रेशर क्रिएट करेगी, क्योंकि चाइना भी नहीं चाहेगा उसके सीधे नदर्न बॉर्डर पर प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो अफगानिस्तान पाकिस्तान तो मैंने आपको बता ही दिया। बांग्लादेश वाले रीजन के लिए हमें म्यांमार के साथ भी स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट रखनी पड़ेगी, कारण म्यांमार में जो जुंटा गवर्नमेंट है, मिलिट्री गवर्नमेंट है, भारत उसके खिलाफ नहीं है। भारत ये तो कहता है शांति आनी चाहिए, लेकिन भारत उसके साथ क्लोज रिलेशन रखता है। शायद वो इसी वजह से है क्योंकि हम वहाँ पर एम्बिगिटी मैनेज रखते हैं। क्यों? क्योंकि हमें नॉर्थ ईस्ट रीजन में अब जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं उन पर अटैक करने के लिए म्यांमार की आर्मी का इस्तेमाल करना पड़ता है, राइट। तो ऐसे में म्यांमार और इंडिया की जो क्लोजनेस है वो भी बांग्लादेश पर प्रेशर क्रिएट कर सकती है। ऑलरेडी हम उसके लिए काम कर रहे हैं, जैसे कि कोलकाता से हम कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जो बाईपास करेगा हमारी डिपेंडेंस ऑन कि हम चट्टोग्राम का इस्तेमाल करें या मोंगला का इस्तेमाल करें फॉर कनेक्टिंग विद आवर नॉर्थ ईस्ट। हम कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट के थ्रू बांग्लादेश का रखाइन रीजन और उसके थ्रू सितवे पोर्ट के थ्रू फाइनली नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी। ईरान, देखो ईरान हमारा क्लोज पार्टनर रहा था, लेकिन पिछले कुछ टाइम में ड्यू टू द प्रेशर फ्रॉम यूएसए और हम भी अपनी एनर्जी लाइंस में रिस्क नहीं लेना चाहते थे, तो हमने अपनी डिपेंडेंस ऑफ ऑयल इंपोर्ट ईरान से घटाई थी। लेकिन ईरान इंडिया के लिए क्रूशल है। कारण क्या है? मुद्दा केवल पाकिस्तान का नहीं है, मुद्दा ये है कि ठीक है, छाबार के थ्रू आप अफगानिस्तान को कनेक्ट कर सकते हो, अफगानिस्तान के थ्रू सेंट्रल एशिया एंड देन रशिया। ये है, ये तो आपका ये वाला रीजन हो गया कि इंडिया यहाँ से काबुल, क्योंकि काबुल अगर अफगानिस्तान के साथ रिलेशन रखना है तो वी कैन नॉट डिपेंडेंट ऑन द रूट ऑफ पाकिस्तान ना। तो काबुल के थ्रू हम ये जरंज एंड जहेदान एंड देन फिर छाबार पोर्ट। तो यानी कि स्ट्रेटेजिक लेवरेज रहेगा हमारा पाकिस्तान के ऊपर अगर अफगानिस्तान के साथ हम क्लोज रिलेशंस रखेंगे, क्योंकि छाबार का जब वो डुअल यूज़ करेगा तो फिर हमें फोकस करना है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे। आप कहेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कहाँ फोकस करेंगे? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ओमान का ना एक पोर्ट है, डुकुम पोर्ट, तो वहाँ पर इंडिया एंड ओमान की कन्वर्जेंस है, तो वो भी एक रास्ता है हमारे पास कि हम उस पर क्लोज रिलेशंस रखें, राइट। नाउ काउंटरिंग चाइना, तो हमें रशिया और जापान के साथ लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप रखनी पड़ेगी। बस एक और चैलेंज होगा, एक तरफ हमें रशिया और जापान की भी ज़रूरत है और दूसरी तरफ हमें यूएसए की भी ज़रूरत है, यानी कि क्वाड वाली पॉइंट पर। देखो, क्योंकि व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक यू कैन से स्ट्रेंथ, रशिया से ऊपर यूएसए है। व्हेन इट कम्स टू नीड फॉर काउंटरिंग चाइना, रशिया से ज़्यादा ज़रूरत चाइना को काउंटर करने की यूएसए के पास है। तो इसी वजह से जब उसकी ज़रूरत बड़ी है तो जाहिर सी बात है क्वाड को हमें रिवाइटलाइज फिर करना पड़ेगा, सेल्फ रिलायंस पे फोकस करना पड़ेगा, जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं। हम डिफेंस इंडिजनाइजेशन पर कर रहे हैं। एक वीडियो मैंने बनाई थी डिफेंस इंडिजनाइजेशन पर, आप उस वीडियो को देखिएगा। इट इज़ मतलब बहुत इन डेप्थ रिसर्च है उस वीडियो में, और अभी तक
इंडिया ने क्या अचीव किया है डिफेंस, मतलब अपने हथियार खुद बनाना, तो कैसे हम उस इकोसिस्टम को बिल्ड कर रहे हैं, कौन सी गवर्नमेंट की स्कीम है, क्या हमने अचीव किया है, वो सब कुछ उसमें आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, या सर्च करेंगे डिफेंस इंडिजनाइजेशन इंडिया शशांक त्यागी, मिल जाएगी, पूरा टॉपिक उसमें कवर है। तो यानी कि हमें सेल्फ रिलायंस पे फोकस करना, मतलब सेल्फ रिलायंस करना पड़ेगा, प्लस हमारे जो पार्टनर्स हैं जैसे जापान हुआ, यूएसए हुआ, इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए इनके साथ कोलैब करना पड़ेगा। ये कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है जो मैंने बताया, इसको मल्टी मॉडल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखो सी का रास्ता भी इस्तेमाल हो रहा है, इसमें बीच में रिवर भी आ रही है, फिर लैंड का रास्ता भी हो रहा है, और फिर यहाँ से हम कनेक्ट कर रहे हैं अपने नॉर्थ ईस्ट रीजन को। प्लस हमें काउंटर इंसर्जेंसी कोलैबोरेशन पर फोकस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश पाकिस्तान मिलकर सबसे पहला काम करेंगे, नॉर्थ ईस्ट को डिस्टेबलाइज करना है, तो इन्हीं के इंसर्जेंट ग्रुप्स को सपोर्ट करो। तो इसके लिए हमें स्ट्रेटेजिक डाइवर्जन टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मतलब अफगानिस्तान में अपनी पार्टनरशिप को क्लोज करो, और ऐसे में जो पश्तूनिस्तान का मुद्दा है, बलूचिस्तान का मुद्दा, उसको बढ़ाओ। जब वो मुद्दा बढ़ेगा तो पाकिस्तान को अपनी फोर्सेस को, रिसोर्सेज को उस तरफ भेजना पड़ेगा, तो उसका फोकस इंडिया वाली साइड कम होगा। सेम विद चाइना के लिए जो क्वाड है उसकी पार्टनरशिप को कैसे बढ़ाना है कि इंडो पैसिफिक रीजन में प्रेजेंस ऑफ नेवीज ऑफ ऑल 4 नेशंस उसको बढ़ा दो, जिससे कि चाइना का कंसर्न इंडिया वाला बॉर्डर ना रहे, वो साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी बढ़ जाए। तो सीधी सी बात है, जब वहां पर ज्यादा फोकस होगा तो उसका यहां पर फोकस कम हो जाएगा। तो ये स्टैंडर्ड टेक्निक है।